बाथरूम में मुझे ले जाया जाता था, या फिर कोई घर पे हो नहीं तो गोदी में बैठा के। ओके। कई लोगों ने भी मुझसे पूछा कि बाबा तुम्हारे साथ 8-10 साल तक ये सब चलता रहा, तुम कभी बोली क्यों नहीं? सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट हर दिन ये याद दिलाया जाता था कि मैं एक गलत इंसान हूँ, मैंने अपना शरीर खराब कर दिया है। कभी कभी हमारे जख्म हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। नमस्ते, मैं मेघा दिनेश हूँ, द राइज ऑफ शक्ति की लेखिका। ये मेरा मेमोआर है जिसमें मैंने अपनी लाइफ की आप बीती कई बातें साझा की हैं। मेरी एक और सोशल आइडेंटिटी है एज अ को फाउंडर मेघावी वेलनेस की। मेघावी वेलनेस आज के टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेलनेस स्पा चेन्स में आता है। आज मैं जोश टॉक्स के मंच पर आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो अमूमन दबा दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स से। 2017 का हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का सर्वे, जो कि 13 स्टेट्स में हुआ था, बताता है कि इंडिया में 52% से ज्यादा बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू जाते हैं। मैं लगभग 3 साल की होंगी जब मेरे पेरेंट्स डिवोर्स कर चुके थे। मेरे पापा ने मुझे पाला है। मैं जयपुर में एमजीटी स्कूल में शिक्षित हुई हूँ, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में माना जाता है। ये एक तरफ मेरी एक बड़ी सच्चाई है, दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली मैं 5 साल की उम्र से सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू भी गई हूँ। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरा पहला ग्रूमर जो है वो मेरे ताऊ जी का बड़ा बेटा, जो मुझसे लगभग 13 साल बड़ा था, उससे शुरुआत हुई। आगे चलकर और लोग भी आए, इंक्लूडिंग उसका छोटा भाई जो मुझसे लगभग 4-5 साल बड़ा था। ये सिलसिला लगभग 8-10 साल तक चला। मैं करीबन 13.5 साल की उम्र में मेरा 5 महीने का अबॉर्शन हुआ था। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी सोसाइटी में ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर सके ग्रूमिंग और रेप के बीच में। रेप यूजुअली एक वायलेंट एक्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो ग्रूमिंग होता है ये यूजुअली सालों तक चलता है। ग्रूमिंग उसको बोला जाता है कि जब एक एडल्ट या बड़ा कोई बच्चे को सेक्सुअली एक्सपोज करता है, उसको ग्रूमर बोलते हैं। और ये ग्रूमिंग जो है, एक तरह से आप ये मान के चलिए सोची समझी स्टाइल में होता है, क्योंकि यूजुअली ग्रूमर्स आपके नजदीकी होते हैं। ये आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, पड़ोसी, कजिन्स, इनके रूप में आपके सामने रहते हैं। सो ये प्रक्रिया होती कैसी है? मेरे संदर्भ में ये शुरुआत हुई थी खेल खेल में, कि कैसे गोदी में मुझे ले लिया जाता था, मुझे टॉयज दिए जाते थे या मुझसे बातें की जाती थी, मुझे बताया जाता था कि सुंदर होने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए, ये हमारा सीक्रेट होना चाहिए। सो ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में जो सेक्सुअल अब्यूज की हुई, हालांकि लंबे समय तक चली, लेकिन इनका जो टाइमिंग होता था वो ज़्यादा लंबा नहीं होता था, 4 से 5 मिनट। इसमें जैसे आप ये मान के चलिए कि बाथरूम में मुझे ले जाया जाता था, या फिर कोई घर पे हो नहीं तो गोदी में बैठा के कि आपके मेरी अंडरवेयर उतार दी जाती थी और कुछ डाल दिया जाता था। उस टाइम पे मुझे चॉकलेट दी जाती थी, या मुझसे कुछ बातें ऐसी हो रही होती थी कि उन चीज़ों में ये कभी लगा ही नहीं, क्योंकि जो मेरा रिवॉर्ड था वो बहुत बड़ा था। सो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से कई बार पूछा, और कई लोगों ने भी मुझसे ये पूछा कि बाबा तुम्हारे साथ 8-10 साल तक ये सब चलता रहा, तुम कभी बोली क्यों नहीं? जब पहली बार होता है तो दर्द भी होता है, तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? और इस क्वेश्चन ने मुझे काफी आहत भी किया, काफी टाइम तक मेरे अंदर गिल्ट भी रहा कि मैं क्यों नहीं बोल पाई। और जब मैं अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि ये वो बच्चे की स्थिति होती है जिसमें
बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है। वो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये सेक्सुअल अब्यूज है या फिर एक प्यार का एक्सप्रेशन है जिसमें रिवॉर्ड्स हमें ज्यादा मिलते हैं। तो ये आप अटपटा में भी लग सकता है, लेकिन कभी ये आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट नहीं लगा जिसमें मैं चिल्ला सकूं या मैं रो सकूं। और रही बात बताने की, यूजुअली ये चीजें दबती भी नहीं हैं, लेकिन इन्हें देख के भी अनदेखा किया जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि जहां पे घर के बड़े लोगों ने इसे देखा या इसके बारे में मालूम पड़ा, फिर भी उसको अनदेखा किया गया। इंसिडेंट हुआ जिसमें कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और घर में मालूम पड़ा, लेकिन उस टाइम पर भी मैं खुल के बता नहीं पाई। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझसे सही क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए जिससे ये बातें और बाहर उभर के आ सकती थी, विद क्लैरिटी आ सकती थी। और जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है कि हम यूजुअली ये चीज़ें औरतों के ऊपर डाल देते हैं, उनको ब्लेम किया जाता है। तो जब तक मैंने घर नहीं छोड़ा था, तब तक सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट हर दिन ये याद दिलाया जाता था कि कैसे मैं एक गलत इंसान हूँ, कैसे मैंने अपना शरीर खराब कर दिया है, कैसे मैं एक मॉरलिस्टिक पर्सन नहीं हूँ। ये चीज़ें आपको डीपली बहुत हर्ट करती हैं और बहुत सारी कंडीशनिंग्स हमारी पैदा हो जाती हैं। और इन कंडीशनिंग्स जैसे अबैंडनमेंट इशू हो गया, मेरा सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट का जो इमोशन था वो भी काफ़ी वीक रहा। और मुझे काफ़ी साल लग गए मेरी लाइफ के इन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए और इनसे उभरने के लिए। और इन दौरान मैंने काफ़ी रिलेशनशिप मिस्टेक्स भी किए, जहाँ पे अगर सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ नहीं तो दूसरे तरह के अब्यूज़ेस को मैंने अपनी लाइफ में लेके आई। ज़्यादातर मामलों में इस तरह के हादसों में बच्चों को अलग-थलग कर दिया जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत गिल्ट और बहुत शेम भरा गया, बहुत ताने सुनने को मिलते थे। काफ़ी टाइम पे फिजिकल अब्यूज़ भी एक्सपीरियंस किया मैंने। सो ये आपको उन हालातों में ले आता है जहाँ पर आपको लगता है आप एक रेगिस्तान में हैं, जहाँ पर आप प्यार के 2 वर्ड सुनने के लिए तरसते हैं। सो ऐसे इस माहौल में अगर कोई आपसे ढंग से बात भी कर लेता है, आपको थोड़ा बहुत अफेक्शन दिखाता है, आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह सामने पेश करता है, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है आपकी लाइफ के लिए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो जब मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड मन्ना से मिली, वो भी इन हालातों में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनका जो लव और अफेक्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टूल बन गया था, और जो मोटिवेट किया मुझे घर छोड़ के बाहर निकलने का। और एक तरह से वो मेरा रास्ता भी बना, क्योंकि एक लड़की के लिए अपने घर की दहलीज लांघना इजी नहीं रहता है। और मेरे लिए भी वही प्रॉब्लम्स थी। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया भी, और ये मेरा आंसर है, मेरा वर्जन है कि इस माहौल से गुजरते हुए जब तुम घर छोड़ के निकली तो घर वालों ने रोका नहीं क्या? ओके, ऐसे कैसे तुम्हें पूरा अपना सामान लेके जाने दिया? तो पूरे सामान की तो कहानी है कि मैं अपने 3 जोड़ी कपड़ों के साथ निकली थी जो मैंने अपनी कमाई से खरीदे थे, और काइनेटिक जिसकी ईएमआई 0 डाउन पेमेंट पे, और जिसकी ईएमआई मैं हर मंथ अपने पापा को देती थी। सो ये मेरा मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशंस थे। हालात ऐसे हुए थे, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि इतनी कम उम्र में सेक्सुअल अब्यूज, या उनके हिसाब से जो सेक्सुअल एनकाउंटर मेरा था और जो अबॉर्शन हो गया था, वो अब मुझे शादी लायक नहीं छोड़ता है। तो अगर मैं अपने मर्जी से निकल रही हूँ किसी लड़के के साथ, ये उनकी काफी सारी समस्याओं का समाधान शायद उनको दिखा, तो मैंने ज्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं किया और मैं निकल गई।
मेरे पापा ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था कि आप अपनी जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लो। उस 1 महीने के टाइम में घर ढूँढना और जयपुर जैसे शहर में अकेली लड़की का रहना, जिसमें मेरे बॉयफ्रेंड आता-जाता रहेगा। ये सब लॉजिस्टिक्स को फिट करने का इश्यू रहा, लेकिन हो गया। लेकिन इन सबको फिट करने के लिए हम जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो मेरी आँखों के सामने बाद में नज़र आया। मैं आपसे एक इंसिडेंट साझा करना चाहती हूँ। घर छोड़ दिया था, जहाँ पे मैं रह रही थी वो एक आप सेमी स्लम की तरह मान लीजिए। दादा बाड़ी के सामने वो जगह थी। एक कमरा था, 10 बाय 10 का साइज़ होगा, टीन की छत थी। इतने पैसे नहीं थे कि गद्दा और रज़ाई दोनों अफ़ोर्ड कर सकूँ। तो सर्दियों के टाइम पे गद्दे को मैं रज़ाई की तरह ओढ़ती थी, या फिर गर्मियों में उल्टा। ये उस टाइम की बात है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास। मुझे टाइफाइड हो गया था। बहुत हाई फ़ीवर रहता था, लेकिन स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन्स करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं 1 दिन की कमाई मिस नहीं कर सकती थी। तो शाम आते-आते फ़ीवर बहुत बढ़ जाया करता था। मेरे बॉयफ्रेंड ने एक सॉल्यूशन लेके आए थे, वो जो इलेक्ट्रिकल जो सिगड़ी होती है, क्योंकि जब रात में ठंड लगती थी, मैं उसको अपने पास रख सकूँ। ऐसा ही हुआ एक रात को, जब मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हाई फ़ीवर का टाइम था। तो जो गद्दा मैंने रज़ाई की तरह ओढ़ा हुआ था, नींद में वो कब सिगड़ी के ऊपर पड़ गया और कैसे वो आग में बदल गया, एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मेरे जो लैंडलॉर्ड था वो सेक्सुअल अब्यूज़र से कम नहीं था। वो हर एक वो मौका देखता था जिसमें वो मुझे टच कर सके, या मुझे किसी ऐसी अवस्था में देख सके जो कॉम्प्रोमाइज़िंग हो, क्योंकि हमारा बाथरूम जो था वो कॉमन था। आज की शब्दावली में अगर मैं देखूँ तो वो शायद एक ओपन मैरिज डायनामिक्स में रहे थे। तो उनकी वाइफ़ को भी बताना, ना बताने वाली चीज़ थी, और मेरे लिए कहीं पे घर मिलना और भी बड़ी डिफ़िकल्टी लगती थी। उसका सॉल्यूशन फिर आया, जिसमें मेरे बॉयफ्रेंड मुझे हर रात को ताला लगा के, बाहर से ताला लगा के चले जाते थे। जब ये फायर का इंसिडेंट हुआ, बाहर तो ताला लगा हुआ था, मैं निकलूं कैसे? लकीली वो घर ऐसा था कि थोड़ा जोर जबरदस्ती करके मैं उस दरवाजे को निकाल सकी और बाहर आ सकी। वो इंसिडेंट मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उस इंसिडेंट में मैंने अपने आप को बहुत असहाय एक्सपीरियंस किया। पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। पहनने को वो जो मैंने पतला सा जो गाउन पहना हुआ था, उसके अलावा मेरे पास कपड़े नहीं थे। आज से 20 साल पहले अक्टूबर-नवंबर में काफ़ी ठंड पड़ती थी और टाइफाइड भी था। ऊपर से जो मकान मालकिन थी, वो बाहर गई हुई थी। अब सिर्फ मकान मालिक, जिससे ऑलरेडी मुझे हमेशा थ्रेट महसूस होता था। बड़ी मुश्किल से मैं एक फ़ोन कर पाई मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स को। उससे पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किया, लेकिन वो नहीं आ सका, क्योंकि किसी ने तो बात सुन के उनको कमरे में बंद कर दिया, उनके घर वालों में से किसी ने। और हालात ऐसे थे कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम कोई तो चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि एक तरफ आग और दूसरी तरफ पॉसिबल रेप। मैं इस चीज़ के बीच में झूल रही थी। मेरे जो हॉस्टल के फ्रेंड्स थे, उन्होंने किसी तरह अरेंज किया, उनके सीनियर्स को, कोई फ्रेंड मेरे पास आए, और पूरी रात हमने छत पे गुजारी। ईज़ी नहीं था वो। उस टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत वल्नरेबल भी महसूस किया, और कहीं न कहीं ये बात मेरे अंदर ठन गई कि मेरी प्रायोरिटी मुझे होना चाहिए। और इसी के चलते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए, और मुझे ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरे आसपास सेफ्टी हो। हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है।
मेरी सिल्वर लाइनिंग इस 3 साल की उम्र से जो 18 साल तक जब तक मैं घर रही, में थी कि मेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकी। मेरा एजुकेशन कंटिन्यू रहा एमजीडी स्कूल में और आगे भी मुझे पढ़ाई के लिए कभी भी रोक-टोक नहीं हुई। सो एक ये सबसे बड़ा मेरा ब्लेसिंग था। मैं उस घर में भी पली-बड़ी थी जहाँ पर मैंने औरतों को काम करते हुए देखा। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे अंदर बहुत कम उम्र से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पंखों को वो हवा देता है जिससे हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और वही चीज मेरे साथ हुई। मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे एंट्री करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। उस टाइम पे जो मेरा पहला ऑप्शन जो मुझे मिला ओबरॉयज में नौकरी का एज अ स्पा रिसेप्शनिस्ट, वही मेरे लिए परफेक्ट सोल्यूशन था मेरी उस टाइम की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। सो ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चला। मुझे स्पा इंडस्ट्री के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम था और मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे उसका आज के टाइम पे डोमेन एक्सपर्ट बना दिया है। ये रिसेप्शनिस्ट से लेके मेरी जर्नी जो रही मैनेजर की, फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, ये करीबन लगभग 12 साल मेरी लाइफ में चला। 2012 की बात है जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्रेक लूंगी। वो ब्रेक दुनिया घूमने के लिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी, जल्दी ही मुझे एक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट मिल गया था और उसके बाद एक के बाद लगभग मैंने 5-6 कंसल्टेंसीज किए उस 1 साल में। फिर मुझे एक दिन ये एहसास हुआ कि जब मैं कंसल्टेंसी ही कर रही हूँ तो क्यों ना अपनी ब्रांड खोल लूँ। और उस सिलसिले में 2013 में मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई। अपना बिजनेस, जिसको आज आप मेघावी के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत करने में। 2013 के जून या जुलाई के मंथ में मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई। मेरी एक बहुत खास दोस्त विद्या, उनके साथ, इसलिए ये नाम मेघावी आपके समक्ष है। और ये वो आइडेंटिटी भी देता है कि इस बिजनेस के पीछे एक औरत का नाम, एक औरत का चेहरा भी है। हर बिजनेस की एक जर्नी होती है। इस बिजनेस की भी रही फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी। आज हम प्राइवेट लिमिटेड हैं और मेरे दूसरे पार्टनर भी हैं जो को फाउंडर हैं कंपनी के। ये जो जर्नी रही काफ़ी उतार चढ़ाव की रही। और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, हालांकि फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन ये आपको जिंदगी के कई मायने सिखाता है और इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारे मायने सीखे। आज जब मैं एक प्राइड के साथ में आपके सामने आती हूँ कि मैं को फाउंडर हूँ मेघावी वेलनेस की, ये वो कई रातों का समीकरण है जो बीत जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, बिजनेस चैलेंजेस को एड्रेस करने की। लेकिन अगर आप इसके लिए कमिटेड हैं तो एक बहुत मज़ेदार जर्नी भी रहती है उतार चढ़ाव की। और यही मेरी कहानी रही मेरे बिजनेस के लिए। एक स्टेज के बाद बिजनेस आपका नहीं रह जाता है, वो एक कलेक्टिव एफर्ट हो जाता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। आज के टाइम पे ये जो कहानी है हमारी बिजनेस की, वो 700 से ज़्यादा लोगों की कहानी है जो हमसे जुड़े हुए हैं। वो हमारे उन होटल पार्टनर्स की कहानी है जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। वो 15 से ज़्यादा सिटीज़ की कहानी है जहाँ पे लोग, हमारे कस्टमर्स, हमें एनकरेज करते हैं क्वालिटी और कंसिस्टेंसी देने का। अब बात करते हैं थोड़ा हीलिंग के बारे में। हीलिंग यूजुअली लीनियर नहीं होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने पास्ट में जाके इसको हील करना पड़े। मेरी हीलिंग जर्नी में मैंने काफ़ी सारी पद्धतियों को अपनाया, काफ़ी इनर वर्क किया, काउंसलिंग के लिए गई, रेकी जैसे टूल्स को मैंने अडॉप्ट किया, हिप्नोसिस, अलग-अलग तरह की। और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हीलिंग कुछ एक इंसिडेंट या एक टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी रहती है। ये प्याज की तरह परत दर परत हमें अपने से कनेक्ट करवाती है। और इस जर्नी में मुझे एक बहुत बड़ा टूल मिला, मुझे एक सबसे फेवरेट पर्सन मिला
जो कि मैं खुद अपने लिए थी। मेरी हीलिंग ने मुझे सिखाया कि वर्टिकल फैमिली ही सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है। आपकी जो हॉरिजॉन्टल फैमिली होती है, जिसमें आपके दोस्त, आप किस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज जो मुझे इतना प्यार मिलता है, जो मुझे इतना सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वो मेरे दोस्तों के थ्रू, मेरे आसपास रहने वाले लोगों के थ्रू आता है। मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स जो मुझे गाइड करते हैं मेरे टफ टाइम पे। सो ये कलेक्टिव प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे आप हीलिंग में बढ़ते हैं, आपको रियलाइज होता है कि हीलिंग हमेशा अपने लिए सीमित नहीं रहती है, ये पेइंग फॉरवर्ड भी होता है। उसी हीलिंग की वजह से आज मैं स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चों से बातें करती हूँ, उन्हें गुड और बैड टच के बारे में समझाती हूँ, बताती हूँ, कहानियों के रूप में, जो एक बच्चे की मानसिकता समझ सके, अपना सके। उनको उनकी राइट्स के बारे में, उनको उनकी सिचुएशंस को हैंडल करने के कई तरह के एग्जाम्पल्स और कहानियां बताती हूँ। इस तरह के मंचों पर मैं आती हूँ ताकि मैं खुल के आपके सामने ये सब बातें रख सकूं, जो किसी को प्रेरणा दे कि वो अपनी चुप्पी तोड़ सकें। क्योंकि जब तक चुप्पी नहीं टूटेगी तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? आप ये देखिए, अगर कोई बच्चा इस चीज से गुजरता है, जो मुझे सालों लग गए अपने आप को समझाने के लिए कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये गलती है उन लोगों की जो सोचते हैं कि पेरेंट्स बनना उनका हक है, लेकिन वो मे बी पेरेंटिंग के लिए फिट नहीं है। ये गलती है उस समाज की जो इन चीजों को दबाना चाहता है, ना कि उजागर। ये गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जहां पे आपको आंखों के बारे में, नाक, कान, मुंह, सबके बारे में बताया जाता है, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, जहां पे वल्वा और पीनिस के नाम पे हम लोग मौन साध लेते हैं। ये गलती है, ये प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे नेशन का, जहां पे हम पॉलिसीज तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो होता है। ये फेलियर है आपका और मेरा, क्योंकि हर जनरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ के जाएं, एक सेफ वर्ल्ड छोड़ के जाएं। और ये मेरी एक बहुत बड़ी कोशिश है कि मेरी आवाज बहुतों तक पहुंचे। देखिए, कहानियां पावरफुल होती हैं, और पावरफुल कहानियों को बहुत ट्रैवल करना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए। तो आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कहानियां आप